इसके थ्रू रियल एस्टेट मार्केट के बारे में और खास करके पालघर डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो चेंजेस आ रहा है उसको लोगों को अवेयर कर सके और लोग अपना करेक्ट इन्वेस्टमेंट राइट टाइम पे करे जिसमें उनको फायदा ही फायदा हो। पे ज्यादा जाते हैं आजकल के बायर्स और प्राइस सस्ता उन लोग ध्यान देते हैं और उसमें फंस जाते हैं। बट आज पालघर मार्केट जो है 3 बायर्स है पालघर मार्केट में। एक है आपका इन्वेस्टर, सेकंड है आपका रिटायरमेंट होम, थर्ड है आपका वीकेंड होम। आपका 7/12 नाम पे हो गया, मालकी प्लॉट है या एनए प्लॉट है वैसा लोग लेते थे, लेकिन सब क्लियर होने के बाद भी कभी कभी कोई और आके उनके प्लॉट पे कब्जा कर रहा है। आपको रिस्क फ्री मिल रहा है तो आपको कहीं ना कहीं तो जहाँ रिस्क फ्री है उधर आपको प्रीमियम देना ही पड़ेगा। तो कस्टमर शुड बी हैप्पी ओवर देयर। आज कस्टमर ही हैप्पी नहीं रहेगा तो आगे चल के जो अगर उसे रेफरेंस आने वाला है, एंड मेन थिंग ब्रांड्स यही देखते हैं कि आज मैं अच्छी सर्विस दूं तो आगे चल के मुझे एक ना एक तो रेफरेंस ये लोग देंगे ही। ब्रांड बनता कैसे है? और अगर कोई लोकल डेवलपर है या छोटे डेवलपर है जिनको अपने रीजन में ब्रांड बनना है तो वो कैसे बन पाएंगे? लोकल डेवलपर्स को या छोटे जो डेवलपर्स है जिनका विजन बहुत हाई है मार्केट में, जिनको कुछ बड़ा करना है, अपना ब्रांड क्रिएट करना है, उनको ऑलरेडी जो ब्रांड डेवलपर्स है उनसे क्या सीखना चाहिए, क्या ध्यान में रखना चाहिए जो उनके लिए यूजफुल होगा? आज मुंबई में जगह नहीं बची है कहीं पे ग्राउंड या ये चीज। सो मैं हूं स्नेहा अंतरिक्ष पांडे, फाउंडर एंड द सीईओ ऑफ द कंपनी स्नेहंश प्रॉपर्टी, जो है पालघर डिस्ट्रिक्ट का नंबर 1 चैनल। इस पॉडकास्ट के थ्रू व्यूअर्स को, हमारे बायर्स, एंड यूजर और इन्वेस्टर्स को बहुत ही क्लैरिटी आएगी कि किसी भी प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शंस करने के पहले आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। और खास करके पालघर डिस्ट्रिक्ट, जहां देश दुनिया की नज़र है, जहां गवर्नमेंट खुद इतने हजारों करोड़ों रुपए लगा के इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सोचिए जहां इतने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं क्या वहां पे ग्रोथ नहीं आएगी? जिसका थीम है अनलॉकिंग रियल एस्टेट डिसीजंस। और मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ मेरे स्पेशल गेस्ट जो रहने वाले हैं राजेश जी और विकास जी। इसी के बारे में हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिए और इसको जरूर देखिएगा। चलिए स्वागत करते हैं हमारे 2 गेस्ट का, राजेश सर और विकास सर। सो वेलकम टू अवर पॉडकास्ट, एपिसोड नंबर 5 है ये। और इसका हमने नाम भी बहुत अच्छा रखा है, थीम रखा है हमने इसका डिसीजन लेने के ऊपर है कि अनलॉकिंग द रियल एस्टेट डिसीजन। ये इसका हमने थीम रखा है इस पॉडकास्ट का, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि ये जो क्वेश्चंस होगा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप लोगों के आंसर से लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी, हमारे व्यूअर्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी रियल एस्टेट में करेक्ट और राइट टाइम पर डिसीजन लेने का। तो सर आप लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बेसिकली हमको बहुत अच्छा लग रहा है। दिस इज समथिंग न्यू फॉर पालघर मार्केट। बॉम्बे में हमने बहुत सारे देखे हैं ऐसे, बट आउटस्कर्ट में कोई ऐसा कुछ कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है, स्पेशली फॉर कस्टमर्स जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं आउटस्कर्ट में, जहाँ ज़्यादा मीडिया अवेलेबल नहीं है, लाइक ऑनलाइन भी ज़्यादा प्रॉपर्टी के डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। जो आपका इंटरव्यू बहुत कुछ हेल्प करेगा, बिकॉज मैंने आपके इंटरव्यूज देखे वेरियस बिल्डर्स के साथ, वेरियस इन्वेस्टर्स के साथ आपने वीडियो बनाया जो कस्टमर्स को आप बहुत सारा डीप नॉलेज दे रहे हैं जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। सो दिस इज समथिंग फॉर न्यू फॉर आउटस्कर्ट प्रॉपर्टी, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। थैंक यू सर, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग ने हमारी इनविटेशन स्वीकार किया और साथ में हमारे साथ आपने इस प्लेटफॉर्म को शेयर कर रहे हैं। आवर ऑल्सो गोल इज़ कि हम इसके थ्रू रियल एस्टेट मार्केट के बारे में और ख़ास करके पालघर डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो चेंजेस आ रहा है उसको लोगों को अवेयर कर सके और लोग अपना करेक्ट इन्वेस्टमेंट राइट टाइम पे करें जिसमें उनको फ़ायदा ही फ़ायदा हो। तो सर टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे है कि नए बायर्स के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा अगर उन्हें फर्स्ट टाइम पालघर में कुछ इन्वेस्ट करना है? तो थोड़ा सा मुझे उसके बारे में आप बताइए। अगर आप देखोगे तो पालघर मार्केट राइट नाउ, अगर आप पिछले 2 साल में काफी बूम हुआ है जो पहले नहीं थे। ब्रांड लाइक टाटा महिंद्रा ऑलरेडी अवेलेबल है पालघर मार्केट में।
बट प्रॉब्लम ये था पब्लिक को कि ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था, बिकॉज पब्लिक पालघर आउट ऑफ मुंबई समझते थे ज़्यादा करके, जबकि अब तक दानू तक बॉम्बे कंसिडर हो रहे हैं बिकॉज लोकल ट्रेन है। तो मेरा न्यू बायर्स को एक ही मैसेज है कि आप प्रॉपर्टी का डिटेलिंग में जाइए और ब्रांड पे ट्रस्ट करिए। मोस्ट प्रॉब्ली क्यों क्या होता है ना, आप प्राइस पे ज्यादा जाते हैं आजकल के बायर्स, और प्राइस सस्ता उन लोग ध्यान देते हैं और उसमें फंस जाते हैं। तो हमारा बोलना यह है कि आप प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल समझिए। प्राइस सेकंड फेज है आपका, फर्स्ट आप डिटेल समझिए, एमिनिटीज समझिए क्या है, पेपर वर्क पे समझ के जानकारी लीजिए, उसके बाद आप डिसीजन ले लीजिए। बिकॉज प्राइस आपको सस्ता मिल रहा है म्हणजे कुछ ना कुछ तो उसमें हो सकता है। तो मैं सोचूंगा कि उसके आप डिटेल्स में जाके आप डिसीजन ले तो आप कहीं फंसे नहीं। विकास सर थोड़ा आप बताइए, नायर सर बोल रहे हैं डिटेल में जाने के लिए, तो डिटेल्स इंस्ट्रूमेंट्स क्लाइंट को क्या बेसिकली चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? मैं इसमें दो चीज़ कहूँगा कि जब भी फर्स्ट बायर रहते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप देखोगे पालघर क्यों, तो इन एंड आउट क्या क्या आ रहा है, क्या क्या प्रोजेक्ट बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स क्या आ रहे क्या नहीं आ रहे, इसमें डीपली ये चीज़ देखनी चाहिए कि आज इन्वेस्टमेंट में मैं 2,000 रुपया लगा रहा हूँ तो एटलीस्ट आई कैन अर्न 10,000 रुपीज। तो ये चीज़ पहले देखनी चाहिए, और वो कौन से प्रोजेक्ट में देखना चाहिए कि बाबा आज मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मुझे वो इन्वेस्टमेंट के तौर के ऊपर रिटर्न्स क्या आ रहे हैं और उसके साथ मुझे क्या मिल रहा है कि नेक्स्ट टाइम मैं जब सेल करने के चाहूँ, जो नेक्स्ट बायर रहेगा वो तो यही चीज़ देखेगा कि एमेनिटीज क्या है, क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रॉपर्टी कहाँ है। ये चीज़ हम लोग बहुत यानी कि डीपली ये कंसर्न रहता है कस्टमर्स का कि यार हम लोग प्राइसिंग के ऊपर देखते हैं लेकिन ये चीज़ नहीं देखते, तो ये चीज़ बहुत देखना ज़रूरी है। अब मेरा ना इस आंसर से एक सवाल और खड़ा हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट भी ना कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो प्योरली इन्वेस्टर होते हैं रियल एस्टेट के, जो एक लार्ज स्केल में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक बड़ा प्लॉट्स, बड़े लैंड्स। कुछ स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं जो फ्लैट्स के जरिए कमर्शियल शॉप्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं। कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर्स देखे गए हैं जो आके आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज उनको लगता है कि अभी यहाँ पे मुंबई जैसी सुविधाएं अभी भी नहीं हुई है तो आज हम लेके रख लेते हैं, बिकॉज रेट्स कम भी है कंपेरेटिवली मुंबई नवी मुंबई से रेट्स कम देखने को मिलेगा, लेकिन फ्यूचर में वो आने की प्लानिंग भी करेंगे। लेकिन कई जगह पे हमें कॉल्स आता है कि मुझे 2 साल में कितना रिटर्न मिलेगा, 3 साल में कितना रिटर्न मिलेगा। तो क्या लगता है रियल एस्टेट 2-3 साल का मार्केट है? बेसिकली मैं एक ही चीज बोलूंगा आपको कि हर इन्वेस्टर का एक ही इंटेंशन है कि मुझे रिटर्न कितना मिलेगा। हाँ। अब रियल एस्टेट में ऐसा है कि आप जितना लॉन्ग उसको होल्ड करेंगे उतना आपको रिटर्न मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको 1-2 साल में रिटर्न नहीं मिलेगा, बट जितना आपका एक्सपेक्टेड है, अगर आपको कुछ अच्छा रिटर्न चाहिए तो आपको लॉन्ग टर्म रखना है, बिकॉज 1-2 साल में आप जो स्टैम्प ड्यूटी भरते वही पैसा आप कवर कर पाओगे। बिल्कुल। तो क्या होगा ना कि आप कमाया कुछ नहीं होगा। तो आपको एटलीस्ट रियल एस्टेट में अगर आप पालघर जैसा इन्वेंट्री मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो मिनिमम आप 3 साल होल्ड करो, उसके बाद फिर आप लिक्विडेट करो तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलेगा। बट मेरा एक सजेशन है कि आप जब भी इन्वेस्ट करो आप थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचो कि आपको जो पैसा डाला एटलीस्ट उसका डबल तो आप अर्न कर पाए। और पालघर, अब एक टाइम क्या था, मैं पिछले 13 साल से पालघर में हूँ, पालघर मार्केट में। तो पहले 13 साल पहले या मे बी 5 साल पहले पब्लिक पालघर मार्केट सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए देखा जाता था। बट आज पालघर मार्केट जो है 3 बायर्स है पालघर मार्केट में। एक है आपका इन्वेस्टर, सेकेंड है आपका रिटायरमेंट होम, थर्ड है आपका वीकेंड होम। तो ये तीनों पब्लिक जो है वो पालघर देख रही है। पहले सिर्फ इन्वेस्टमेंट था, तो अब जो भी डिस्कस करते हैं या कोई भी प्रॉपर्टी लाता है, ये तीनों बायर को कंसिडर करके कोई भी प्रॉपर्टी लॉन्च कर रहा है। तो चाहे वो व्यू देख लो, एमिनिटीज देख लो, ये तीनों बायर जो है उसका पूरा रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए। अगर वो तीनों रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया तो वो प्रोजेक्ट आपका हिट होगा। तो एग्जांपल आप सोच सकते हैं टाटा है, वीबीएचसी है, ये सब ब्रांड है जो आज हिट है बिकॉज वो तीनों बायर के बारे में सोच रहे हैं। सर दूसरा क्वेश्चन ये है जो हमने थोड़ा सा रिसर्च करके निकाला है कि बड़े ब्रांड्स में ना एनआरआई क्लाइंट्स भी बहुत होते हैं। सो अगर कोई एनआरआई क्लाइंट है जो आउट स्टेशन है और बट वो पालघर में या तो प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, प्लॉट रेसिडेंस प्लॉट्स जैसे है, या फ्लैट्स में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो उनके लिए सेफर प्रोसीजर क्या रहेगा? उसमें ऐसा है कि आज एनआरआई कस्टमर्स बाहर रहते हैं, ठीक है,
वो पहले चीज क्या देखते हैं, लीगल टाइटल क्लियर है कि नहीं, जी। जो सबसे सबसे बड़ी चीज है। उसके बाद वो लोग देखते हैं कि मनी मैटर, यानी कि आज पैसा कितना मुझे लगाना है, उसका मुझे रिटर्न्स कितना आना है। एक सेफ जोन में आज ब्रांड के साथ अगर मैं जा रहा हूँ तो उस हिसाब से मुझे कोई रिस्क नहीं आएगी। आज लैंड का अगर हम लोग प्लॉट की बात करेंगे तो उसमें गेटेड कम्युनिटी है कि नहीं। बहुत सारे जगह पे आज मुंबई के सराउंडिंग्स में बहुत सारे प्लॉटेड डेवलपमेंट्स है, लेकिन एक्चुअल में जब हम लोग लेने जाते हैं प्राइसिंग की पार्ट आती है, लीगल्स का कंसर्न हो जाता है, जहाँ एनआरआई कस्टमर्स ये रिस्क नहीं ले सकता है। नहीं लेते। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, जो ब्रांड है उसके साथ लीगल ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। सर, गेटेड कम्युनिटी के प्लॉट्स और नॉर्मल लैंड्स में क्या आ रहा है, देखो क्या डिफरेंस? मीन्स मैं आपको पहले क्वेश्चन का थोड़ा आंसर थोड़ा ब्रीफ जी, कर लेता हूँ, जैसा please। विकास सर ने बोला है वैसा सेम ही है। बट क्या होता है ना, पहले एनआरआईज को बहुत रिस्क था, बट जब से रेरा आने के बाद थोड़ा रिस्क कम हुआ है, बिकॉज आप सब डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन देख सकते हो। लेकिन पहले रिस्क क्या था और अभी आप जो बोल रहे हैं रेरा आने के बाद उनका रिस्क कम हुआ, क्या डिफरेंशिएट है? पहले अगर ब्रांड्स देखोगे, जैसा बीबीएच है, टाटा है, महिंद्रा है, ये सारा चीज जो रेरा आने से पहले जो रेरा आज कर रहे हो प्रैक्टिस उन लोग पहले से करते आ रहे हैं। बिल्कुल। तो एनआरआई को कॉन्फिडेंस था ये ब्रांड में इन्वेस्ट करने के लिए। लोकल के लिए टफ था, बिकॉज लोकल के बारे में कोई चीज उनको अवेलेबल नहीं थी एनआरआई। बट रेरा आने के बाद अब सब बिल्डर एक प्लेटफॉर्म पे आए, डॉक्यूमेंटेशन के एटलीस्ट इस पे। दूसरा में एनआरआई से एक ही सजेशन है कि आप पास्ट रिकॉर्ड देखो कभी भी बिल्डर्स का, और जिसका रिव्यू आपको ऑनलाइन दिख जाता है। मतलब आज मीडिया इतना ये हो गया है कि आपको अगर कुछ कंप्लेंट करना है आप ऑनलाइन डाल दीजिए, वो व्यू दिख जाता है। बराबर है। तो आप जो भी बिल्डर आप सिलेक्ट करते हो सिटिंग अब्रॉड, तो उसका रिव्यू देख लीजिए, पास्ट रिकॉर्ड देख लीजिए, उसके बाद अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो इट विल बी अ गुड इन्वेस्टमेंट। मुझे नहीं लगता कहीं आपको उधर नुकसान होगा। वो है कि दूसरा आपने पूछा मुझे गेटेड कम्युनिटी का प्लॉट लेने का और नॉर्मली प्लॉट लेने का, ये दो में काफी बड़ा डिफरेंस है और काफी बड़ा प्राइस में भी डिफरेंस है। अब आप बाहर कहीं प्लॉट लेते हो तो आप मे बी कोई गांव वाले से या कोई ओनर से आप प्लॉट लेंगे, उधर इंफ्रा नहीं रहता है जी। तो आपको इंफ्रा खुद लाना है जी। और जब इंफ्रा आपको अगर ग्राम पंचायत के थ्रू या कहीं से लाना है तो वो थोड़ा बहुत लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता है। तो जो एनआरआई कस्टमर हो या जो भी बड़े इन्वेस्टर अगर लैंड में कोई करता है तो दैट मीन्स वो थोड़ा बड़ा इन्वेस्टर ही रहेगा, तो उसके पास ये सब चीजों के लिए टाइम नहीं रहता है। दूसरा क्या है, उसको हर 1 महीना 1.5 महीने में उसको प्रॉपर्टी देख के आना पड़ेगा कि भाई उधर मेरा प्रॉपर्टी है क्या नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है जब आउटस्कर्ट में जाते हैं ना तो आपको लैंड टाइटल क्लियर है क्या नहीं वो देखना बहुत बड़ा टफ है, जो 100% कोई एश्योर दे नहीं सकता है। 6 महीने बाद मैंने खुद देखा है केसेस, 6 महीने बाद बाहर को पता चलता है कि ये ट्राइबल लैंड है। अच्छा। तो इसमें क्या होता है ना कि और ये सब जो बिग शॉट कस्टमर्स है, जो इन्वेस्टर्स है, उनके पास ये सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। उन्होंने अपना माइंडसेट मीन्स जो बोलता है फ्री माइंड करने के लिए उन्होंने एक पैसा इन्वेस्ट किया, अभी उसके पीछे वो अपना बिजनेस छोड़ के नहीं आ सकते। नहीं आ सकता। तो आउटस्कर्ट में या आउटसाइड टाउनशिप इन्वेस्ट करना ये थोड़ा टफ हो जाता है उनके लिए, बिकॉज उनको टाइटल सब क्लियर चाहिए होता है। टाउनशिप में क्या होता है ना कि जब भी आप प्रॉपर्टी बाय करते हो, आप अगर कोई कॉर्पोरेट से बाय करते हो दैट मीन्स उनका टाइटल ऑलरेडी क्लियर है, बिकॉज आप कॉर्पोरेट से बाय कर रहे हो। सेकेंड थिंग क्या है कि आपका जो भी प्रॉपर्टी है वो सोसाइटी में रजिस्टर्ड रहता है। तो आप अगर बाउंड्री वॉल भी नहीं बनाए और आप 10 साल बाद भी आए तो आपका प्रॉपर्टी वैसे का वैसे ही रहेगा, 1 इंच भी कहीं नहीं जाएगा। हाँ, ये एक मेरा सवाल था गेटेड कम्युनिटी को लेके कि जैसे आपने बोला कि टाइटल क्लियर की प्रॉब्लम हमेशा आती है, लेकिन मैंने ये भी कई बार देखा है हमारे आसपास में पालघर और बोईसर में कि गेटेड कम्युनिटी के प्लॉट्स तो होते नहीं थे। अभी तो जो प्लॉट्स बिक रहे हैं वो रेरा रजिस्ट्रेशन के साथ बिक रहे हैं, पहले ऐसा कुछ सिस्टम था नहीं। आपका 7/12 नाम पे हो गया, मालकी प्लॉट है या एनए प्लॉट है वैसा लोग लेते थे, लेकिन सब क्लियर होने के बाद भी कभी कभी कोई और आके उनके प्लॉट पे कब्जा कर रहा है। तो गेटेड कम्युनिटी में क्या हमें ये सेफ्टी मिल जाती है कि कोई कब्जा नहीं करता? ऑब्वियसली यस, बिल्कुल मिलती है, बिकॉज आप सोसाइटी फॉर्म किए है, जो सोसाइटी आप रजिस्टर ऑफिस में रजिस्टर करते हैं उनके पास पूरा पावर रहता है कि उनके कंपाउंड में क्या हो रहा है वो उनके अथॉरिटी के अंडर में ही रहते हैं। अच्छा। ठीक है, तो आउटसाइड आ के कोई उधर कुछ कर नहीं सकते और इनसाइडर भी कुछ कर नहीं पाएगा, बिकॉज हर कस्टमर शेयर होल्डर है वो प्रॉपर्टीज के, जो सोसाइटी है उसके। तो हर कस्टमर सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो किसी कस्टमर के साथ इनजस्टिस नहीं करेगा। प्लस उसका 7/12 उसके नाम पे है, जो 7/12 का कॉपी आप सोसाइटी में सबमिट करते हो। तो
आप जब भी टाउनशिप में कोई प्लॉटिंग लेते हैं वो सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है आज के तारीख में। भले आप प्रीमियम दे रहे हो बिकॉज आप माइंड फ्री हो, आप बोलते हो ना आपको रिस्क फ्री मिल रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं तो जहाँ रिस्क फ्री है उधर आपको प्रीमियम देना ही पड़ेगा। सिंपल एग्जांपल मैं बोलता हूँ, अगर आप प्रॉपर्टी 10 साल पहले पालघर में लेता जब लोकल ट्रेन नहीं थी, दैट वाज अ रिस्क। वो टाइम में आपको रिटर्न भी अच्छा मिलता, सस्ता भी मिल रहा था। बट आज सस्ता नहीं मिलेगा बिकॉज सब फैसिलिटीज आ गई है पालघर में। तो ये जहां भी आपको रिटर्न आपको बोलते हैं ना रिस्क फ्री रहता है, उधर आपको कहीं ना कहीं तो प्रीमियम देना ही पड़ता है प्रॉपर्टी पे। राजेश सर और विकास सर, एक और बात पूछती हूँ मैं। आपने सुना होगा, आप लोग भी इसी मार्केट में हो, गोदरेज ने अपना प्रॉपर प्लॉटिंग का यहाँ पे मनोर में लॉन्च किया हुआ है एंड आई थिंक रेट्स इज ऑल्सो सो हाई ऑफ प्लॉट्स। मुंबई के इन्वेस्टर्स या एंड यूजर्स आज से अभी तक बाय करके पहले से रख रहे हैं क्योंकि उनके लिए वो बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है अकॉर्डिंगली जो मुंबई, नवी मुंबई का आज रेट है। क्योंकि आज अगर हम देखेंगे तो 1 BHK आपका मिडल मुंबई में, जैसे हम बोले सबअब में, बोरीवली वगैरह में आपको 1.5 करोड़ के आसपास में 1 BHK जाता है गोदरेज जैसे प्रॉपर्टी में। यहाँ पे अगर आज 25-30 लाख में अप्रॉक्स 900 या 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट मिल भी जाता है तो 1.5 करोड़ में तो उनका अच्छा खासा ठीक ठाक 2-3 BHK का बंगलो सेपरेट रेडी हो जाता है। तो अकॉर्डिंगली दैट वो उनके लिए कम है। लेकिन जो आजू बाजू के हमारे लोकल पब्लिक्स है, या मैं आपको बात करूँ विरार है, वसई है, यहाँ पे अगर कोई प्लॉट के लिए इंक्वायरी करते हैं और अगर आप उनको बोलते हो कि 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख में 1000 स्क्वायर फीट प्लॉट हम बेच रहे हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है इतना महंगा, क्योंकि आज भी वो उनको बहुत ही महंगा लग रहा है। क्योंकि वो बोलते हैं प्लॉट तो 7-8 लाख रुपए में आपको 1000 स्क्वायर फीट अवेलेबल है बोईसर पर, तो क्यों अगर आप वो प्राइस अगर कंसिडर करेंगे तो 3 गुना 4 गुना प्राइस कोई भी बायर्स आपको अपफ्रंट में दे रहा है, तो वो क्यों दे? जी, इसमें मैं एक सिंपल एग्जांपल दे सकता हूँ। प्लीज बताइए। कि जो पालघर लोकल पब्लिक है उनको वो जो लैंड है उसका वैल्यू एग्जैक्ट नहीं पता कि वो वैल्यू क्या है, और वाकई वैल्यू है वो लैंड का। बट क्या है, इनको जमीन अच्छा खासा इनके पास बड़ा ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इनको नहीं पता कि जो मेरे पास जमीन है उसका वैल्यू क्या है, तो वो सस्ते में किसी को दे देते, जबकि नहीं देना चाहिए। सिंपल एग्जांपल है, अगर आप देखो जिसके घर के बाजू में इस्कॉन या जिसके घर के बाजू में जूहू बीच है उसको उसका इंपॉर्टेंस नहीं पता। बिल्कुल। पब्लिक दूर दूर से 100 किलोमीटर डिस्टेंस करके उधर आती है, उस उनको इम्पोर्टेंट पता है, तो बाजू में जिसके रहते हैं उनको इम्पोर्टेंस नहीं पता रहते। दूसरा, अगर आप देखोगे पालघर में कहीं भी प्लॉट आप ले रहे हो तो ये मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का थोड़ा टफ हो जाता है, बिकॉज प्लॉट में आप देखोगे तो अराउंड 60% ही आपको फंडिंग मिलता है। तो अगर आप 40 लाख का भी प्लॉट लेंगे तो किसी के पास 20 लाख या 16 लाख तो रेडी रहना चाहिए जी। तो जो आदमी थोड़ा हाई 40 लाख का अगर 20 लाख का सेल्फ फंडिंग करके रखता है, दैट मीन तो कोई बिजनेसमैन है या कोई हाई प्रोफाइल का आदमी है, तो उसका और भी प्रायोरिटी है देन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस कि मैंने प्लॉट लिया है, अभी इसका क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है क्या नहीं है करके। तो वैसे लोग प्रिफर करते हैं कि जहाँ टाउनशिप या कोई जेन्युइन प्रोजेक्ट में ले ले, भले मुझे थोड़ा पैसा ज्यादा देना पड़े। और इसमें गोदरेज बहुत बड़ा प्लेयर है, बिकॉज उधर ट्रस्ट पब्लिक ने ऑलरेडी मेंटेन किया हुआ है। जो गोदरेज जो ब्रांड है उसने ट्रस्ट इतने सालों में बनाया है, तो उसका उसको प्रीमियम मिलना चाहिए, विच इज लॉजिक। देन कोई फार्मर उठ के अपना लैंड बेचना चालू करे और उसको प्रीमियम मिले, फिर गोदरेज और उसमें फर्क नहीं रह जाएगा। तो कोई अगर मेहनत करके इतना उसका ब्रांड स्टेटस बनाया है, चाहे वो कोई भी सेक्टर में हो, उसका उसको प्रीमियम मिलता ही है। अब एग्जांपल अगर आप देखोगे तो हीरानंदानी ने 25-30 साल पहले अगर पवई को डेवलप किया है और आज नए नए बिल्डर्स आए विद मॉडर्न एमिनिटीज, फिर भी आज रीसेल वैल्यू हीरानंदानी का उससे काफी ज्यादा है जो नया मॉडर्न एमिनिटीज दे रही है, क्योंकि उसने वो ब्रांड बनाया है। आज अगर कोई बोलेगा कि मैं हीरानंदानी में रह रहा हूँ, उसका एक स्टेटस डिफरेंट हो जाता है। तो बहुत टाइम ऐसे होते कि पब्लिक का बजट नहीं है, फिर भी वो स्ट्रेच कर रहे हैं क्योंकि मुझे वो ब्रांड में जाना है, कहीं ना कहीं वो आइडेंटिटी बन जाती है। बिकॉज आज देखो नॉर्मल आदमी भी अपने बच्चे को इंटरनेशनल स्कूल में भेजना चाहता है, बिकॉज उसको चाहिए कि मेरा लड़का इंटरनेशनल में पढ़ रहा है, 4 दिन के बीच में वो बोल सकता है। तो सेम थिंग विद प्लॉट ऑल्सो, अगर आपके पास प्लॉट है और मैं बोलूँ कि गोदरेज में मेरा प्लॉट है या वीबीएचसी में मेरा प्लॉट है या टाटा में मेरा प्लॉट है, वो एक अलग ब्रांड डिस्क्राइब करते हुए आदमी का एक स्टेटस डिस्क्राइब करते। और आई थिंक इसमें आपने जो थोड़ी देर पहले भी बोला
कि हम प्रीमियर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सेफ्टी भी है। Yes. आपके पास इतना समय नहीं, और किसी के पास आज के पास इतना समय नहीं है कोई अननेसेसरी कहीं निकल जाए। तो ये सब जो होता है, जो लोकल जगह पे लिया जाता है, तो वहाँ हमेशा एक ये चैलेंज आ जाएगा। चैलेंज आएगा। लेकिन अगर हम ब्रांड में पहले से ही वन टाइम पेमेंट कर रहे हैं तो लाइफ टाइम हम सिक्योर है। Yes. अगर वो प्लॉट 20 साल भी सिर्फ ऐसे ही रहे, उसमें वो कुछ भी ना बनाए, तो उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी Yes. और सेफ्टी भी रहेगी। Yes, आई थिंक सो। absolutely, yes. बट इसमें एक ही चीज मुझे ऐड करना है कि मैं कहीं भी लोकल डेवलपर या स्मॉल डेवलपर को डीमोटिवेट नहीं कर नहीं, रहा हूं, बिल्कुल। ठीक है। उनका भी प्रोजेक्ट अच्छे हैं, बहुत सारे बिल्डर्स है इधर जिनके प्रोजेक्ट काफी अच्छे हैं, जी। तो उनको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट आउटसाइडर्स ये सब क्राइटेरिया देखते हैं, तो उनको भी अगर उन्होंने भी अगर 5-6 साल में अच्छे प्रोजेक्ट डिलीवर किए तो वो भी गोदरेज के लेवल पे आ ही जाएगा। तो ट्रस्ट बिल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट है मार्केट में। ओके, तो सर मेरा अगला क्वेश्चन ये रहेगा, जब कोई प्लॉट रेसिडेंस प्लॉट लेना चाह रहा है या फ्लैट लेने चाह रहा है, लेकिन उसका मोटिव है कि उसको आगे चल के रीसेल करना है, तो उनको क्या ध्यान में रखना है फ्यूचर को लेकर? जैसे कि लोकेशन हो गया, अप्रोच रोड हो गया, जोन हो गया, फिर और भी कुछ इसमें कंट्रीब्यूट करता है? तो देखो, अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखेगा तो मैंने मेरे हर कस्टमर को मैंने एक ही चीज बोला है कि जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो ये नहीं सोचना कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। आप कभी भी प्रॉपर्टी लो, ऐसा लो कि जहाँ आप सोचे कि ये मेरा फैमिली रह पाएगा क्या नहीं रह पाएगा। अगर आपका फैमिली अगर इधर रह पाएगा, फिर दुनिया का कोई भी फैमिली रह पाएगा। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट एक्चुअली एक प्रैक्टिकल डिसीजन है, लेकिन जब उसे वो डिसीजन लेना है तो उसे वो इमोशनली लेना है कि मैं रह सकता हूँ तो कोई भी रह सकता क्या है। होगा ना, मेरा फैमिली मेरे लिए सबसे प्यारा है। अगर मेरा फैमिली अगर इधर सेफ है, मेरा फैमिली अगर इधर एंजॉय कर रहा है, या मेरा फैमिली इधर एक होम जैसा फील कर रहा है, तो फिर दुनिया का कोई भी फैमिली कर पाएगा। मैंने रियल एस्टेट में देखा है, बहुत लोग रॉन्ग डिसीजन लेते हैं कि मुझे इन्वेस्ट करना है, मेरा बजट 8 लाख है। अब वो ऐसा देखते हैं 8 लाख में मेरे को दिखा प्रॉपर्टी, रोड नहीं है, पानी नहीं है, बोलते मुझे नहीं रहना है यार, भाड़े पे देना है, कल बेचना है। लेकिन जब वो फैमिली जो एंड यूज लेगा, वो ये सारा चीज देखेगा, उधर तुम्हारा प्रॉपर्टी अटक जाता है। तो बजट है ठीक है, लेकिन कोई 8 लाख में भी तुम्हारे लिए अपना घर मिल सकता है, भले थोड़ा दूर रहे, लेकिन तुम वैसा प्रॉपर्टी सेलेक्ट करो जहाँ तुम्हारा फैमिली रह पाएगा। इफ योर फैमिली कैन स्टे, दैट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम माई साइड। अगर आप समझो कल बेचना चाहोगे तो कोई भी आंख बंद करके ले लेगा, लेकिन आप सिर्फ बजट सोच के जाओगे कि कैसा भी घर रहेगा, मुझे बजट में लेना है, तो दैट इज नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट, बिकॉज कल बेचना आपको तकलीफ होगा। और ये आप देख सकते हैं, लाइक लाइव एग्जाम्पल विरार का, पब्लिक ने बहुत जन ने ऐसे फ्लैट्स लिए जो उनके बजट में है, बट उन्होंने पानी नहीं देखा, एमिनिटीज नहीं देखा, रोड नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। आज ऑलमोस्ट 50 to 60% फ्लैट्स आज भी रेंट पे नहीं जा रहे हैं, रीसेल तो दूर की बात है। तो वो इन्वेस्टमेंट उनका अटक गया और फिर उनको डेस्परेट हो सेल करना पड़ा। जहाँ वो प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे, उधर लॉस में बेच रहे। सेम थिंग इन पालघर आप देख लो, बोईसर देख लो, अच्छे अच्छे ब्रांड के प्रोजेक्ट है, अच्छे अच्छे एमिनिटीज के साथ प्रोजेक्ट है, लेकिन पब्लिक का बजट नहीं था, पब्लिक ने 8 लाख में दूसरा कहीं ले लिया, आज वो जान है। तो इसका मतलब है तो बजट है नहीं है, या तो रुक जाइए, बजट बढ़ा के लीजिए। देखो, हर किसी को अपने बजट से एक घर मिल ही जाता है। आप कभी कभी क्या सोचते हैं पब्लिक कि मुझे 15 लाख बजट है, बट मेरे को वो प्रोजेक्ट अच्छा लगा, लेकिन वो एमिनिटीज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो 15 लाख में आपको वही चीज मिलेगा। बट आप देख लो आपका फैमिली के लिए सेफ्टी है क्या नहीं है, आपका फैमिली के लिए इंफ्रा रेडी है क्या नहीं है। अगर है तो वो प्रॉपर्टी ले लो, कल उठ के वो बिकेगा ही बिकेगा। बट आप देखोगे 15 लाख में आपने ले लिया जहाँ सब कुछ शो शाइनिंग है, बट रोड नहीं है, प्रॉपर कुछ नहीं है, आपने ले लिया सिर्फ क्लब हाउस है सोच के, कल उठ के आपका फैमिली सेफ्टी नहीं फील करेगा। और जब आपसे एंड यूज खरीदेगा, उसका फैमिली वो सेफ्टी नहीं यूज करेगा, आपसे रीसेल बिकेगा भी नहीं वो चीज, वैसा है। विकास सर, आप कुछ ऐड ऑन करिए इसमें। मेरा जैसे राजेश सर ने कहा, ही इज राइट, कि आज जब मैं रीसेल करने वाला हूँ, उस टाइम जो नेक्स्ट बायर रहेगा, जो मैंने पहले भी बताया, कि वो ये चीज़ देखेगा कि एमिनिटीज़ क्या है, मेरे बच्चे लोग के लिए क्या क्या चीज़ है जो वो लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आज फैसिलिटीज़ क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सामने वाला वही चीज़ देखे, पार्किंग फैसिलिटीज़ है कि नहीं, तो ये भी चीज़ लोग देखते हैं। तो सामने वाला बायर ये चीज़ तभी देखेगा जब सामने रहेगा, नहीं तो वो प्रॉपर्टी में वो रीसेल प्रॉपर्टी लेगा ही नहीं।
तो लोग गलती कहीं ना कहीं यही कर देते हैं कि थोड़े बजट के सस्ते अनुसार सस्ते के रेंज में चले जाते हैं, लेकिन ये आगे की सोचते नहीं। मुझे अभी सस्ता मिला है, बाद में जब भी मिलेगा तभी, लेकिन नेक्स्ट बार लेगा कि नहीं, ये भी सोचना जरूरी और अगर आप नेक्स्ट बायर ने नहीं लिया तो वो आपका कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टी है। देखो अटक मेरा गया, पेमेंट अटक गया। मेरा एक ही चीज है, समझो अगर आपका 12 लाख बजट है 1 BHK का, आपको एक प्रोजेक्ट काफी अच्छा लगा, उधर 1 BHK 18 लाख है, बट उधर 12 लाख में 1 RK अवेलेबल है, आप ले लो 1 RK। 1 BHK पे मत जाओ, 1 RK ले लो। जो आपका, लेकिन प्रोजेक्ट अच्छा सेलेक्ट करो, बजट के हिसाब से आप फ्लैट ऊपर नीचे करो, बट प्रोजेक्ट अच्छा सेलेक्ट करो, बिकॉज वो 12 लाख आपका कल 24 लाख दिलाएगा। लेकिन आप 12 लाख में ऐसा कोई प्रोजेक्ट लिया जहाँ 1 BHK आ रहा है लेकिन एमिनिटीज नहीं, वो 12 लाख का आपको 8 लाख में बेचना पड़ेगा कल। तो आप बजट से पहले प्रोजेक्ट सेलेक्ट करो, उसमें आपके बजट के हिसाब से आप प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लो, बिकॉज वो प्रोजेक्ट हिट है। कल उठ के आपको बोले 1 RK हो, 1 BHK हो या 2 BHK, आपको उसमें रिटर्न आएगा ही आएगा। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आप लोगों से, टाटा, महिंद्रा एंड VVHC क्या बायर्स के ट्रस्ट लेवल को एनहांस करते हैं या फिर प्रोडक्ट क्वालिटी ही सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर रहता है इनके बीच? सिर्फ प्रोडक्ट क्वालिटी तो आ ही जाती है। अगर ब्रांड के साथ आप काम कर रहे हो तो प्रोडक्ट क्वालिटी बाय डिफॉल्ट आ जाती है, अच्छा, लेकिन उसके साथ एक चीज एड ऑन हो जाती है, वो है सर्विस। सर्विस। बहुत मैटर करता है आज के तारीख में। अगर आप देखोगे तो हर एक कस्टमर के पास टाइम नहीं है उतना, जस्ट बुकिंग करना एक पार्ट नहीं रहे, उसके आगे की प्रोसेस भी है, जैसे होम लोन्स है, रजिस्ट्रेशन पार्ट है। जी। तो ये ब्रांड के साथ बाय डिफॉल्ट ये हर एक ब्रांड के पास उनके पास सर्विस देने के लिए एक बंदा रहता है। तो ये बहुत मैटर करता है कि बाबा वो सर्विस कैसे और टिल एंड कैसे ये फुलफिल करता है। आपका पोजीशन भी एक पार्ट होता है। तो कस्टमर शुड बी हैप्पी ओवर देयर। आज कस्टमर ही हैप्पी नहीं रहेगा तो आगे चल के जो अगर उसे रेफरेंस आने वाला है, एंड मेन थिंग ब्रांड्स यही देखते हैं कि आज मैं अच्छी सर्विस दूँ तो आगे चल के मुझे एक ना एक तो रेफरेंस ये लोग देंगे ही। नायर सर आप? देखो, आपने जैसे 3 ब्रांड का नाम लिया, VBHC, महिंद्रा एंड टाटा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीनों ब्रांड मल्टी प्रोजेक्ट्स ब्रांड है, दैट मीन्स इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है। सेकेंड, ये मल्टी स्टेट प्रोजेक्ट्स है, दैट मीन्स इनके अलग अलग स्टेट में प्रोजेक्ट्स है। बिल्कुल। तो ये जो ब्रांड्स है, जब भी कोई प्रोडक्ट बनाता है तो क्वालिटी पे बहुत ध्यान देता है, क्योंकि इनका एक प्रोजेक्ट भी अगर फ्लॉप हुआ तो वो सारे प्रोजेक्ट को हिट करता है, जो नॉर्मली लोकल बिल्डर्स में नहीं होता है, बिकॉज ये अलग अलग नाम पे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। एक अगर फ्लॉप भी गया तो उनका सेकंड हिट चला जाता है, बिकॉज बहुत टाइम कस्टमर्स को पता नहीं चलता ये प्रोजेक्ट इनका ही था करके। तो ये तीनों ब्रांड जो है वो आज के तारीख में आप आंख बंद करके क्वालिटी पे जा सकते हैं, बिकॉज इनके मल्टी प्रोजेक्ट्स है, अगर एक में भी इनका क्वालिटी खराब है तो सारे में नेगेटिव हो जाता है। तो ये तीनों ब्रांड क्वालिटी पे बहुत ध्यान देते हैं, और सर्विस, जैसा विकास ने बोला है कि सर्विस पे, बिकॉज ब्रांड का अगर सर्विस खराब है, आपने कहीं भी रिव्यू डाला, वो सारा इफेक्ट सारे प्रोजेक्ट्स पे करेंगे। तो आप अगर ब्रांड्स में जाओगे तो आपको क्वालिटी और सर्विस दोनों मिलेगा, आप बंद करके मिलेगा, आपको उस पर सेकेंड थॉट करना भी नहीं, ऐसा है। सो सर मेरा लेकिन एक क्वेश्चन है जो कि ये हेल्प करेगा एक छोटे डेवलपर को बड़ा बनने में। कोई भी ब्रांड रातों रात ब्रांड बना नहीं है, राइट। एक समय टाटा ने भी कहीं ना कहीं से शुरुआत की होगी, महिंद्रा ने की होगी और VVHC ने भी की होगी। तो सर ऐसा क्या चीज़ होता है इस ब्रांड में कि लोग ये पहले से ही कैसे आगे का विजन देख लेते हैं? इसमें एक चीज़, मैं आपको एक क्वेश्चन मेरा है, मैं बेसिकली इस मार्केट में पिछले 10 साल से हूँ, बोईसर पालघर मार्केट में। आई थिंक ब्रांड की अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा ब्रांड टाटा रियल्टी, वो 2008 में बोईसर में आया था। राइट। तब तो लोकल ट्रेन्स भी नहीं थी, और बोईसर में वो आज स्टेशन से उसकी दूरी 3.5 किलोमीटर है, लेकिन तब लोगों को वो 3.5 किलोमीटर आई थिंक 20-25 किलोमीटर के बराबर लगता था, क्योंकि आजू बाजू में डेवलपमेंट नहीं था। लेकिन ऐसा ब्रांड बोईसर जैसे जगह में आता है, 63 एकड़ के टाउनशिप को डेवलप करने का एक प्लान करते हैं। उस समय लॉटरी सिस्टम में फ्लैट निकले थे, और ज़्यादा करके जो बायर्स थे वो मुंबई के थे, लेकिन लोकल्स में एक भी बायर ने नहीं लिया था। तो और लेकिन आज की मैं अगर सिनेरियो बोलूँ, 2008 और आज हम 2025 में बैठे हैं। मैं खुद आपको बता रही हूँ, मैं खुद टाटा की एंड यूज़र हूँ, मैं अभी भी टाटा में ही रह रही हूँ।
तो आज की अगर मैं बात करूँ तो आज उसकी रीसेल वैल्यू जो है सर ऑसम है और बायर्स ज़्यादा है लेकिन फ्लैट्स नहीं है, जो कि अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो आज लगभग 17-18 साल के ऊपर हो चुका है। तो सर ये ब्रांड एक्चुअली ब्रांड बनता कैसे है, और अगर कोई लोकल डेवलपर है या छोटे डेवलपर है जिनको अपने रीजन में ब्रांड बनना है तो वो कैसे बन पाएंगे? देखो, ब्रांड में एक है कि ब्रांड अब बनते हैं बहुत टाइम के बाद, मैं शॉर्टकट नहीं है ब्रांड में। एक तो शॉर्टकट नहीं है, दूसरा आप में पेशेंस होना चाहिए। क्योंकि अभी क्या लोकल डेवलपर्स का थोड़ा बहुत ये हो जाता है कि वो एग्रेसिव हो जाते हैं और उनको फटाफट रिजल्ट चाहिए। ब्रांड्स में आपके पास पेशेंस होना चाहिए। दूसरा, आपने बोला कि ब्रांड आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि ये जगह ग्रो होने वाला है जी। तो इसमें दो चीज है। एक तो ब्रांड को पता चलता है कि उधर कुछ आने वाला है तो ब्रांड उधर प्रोजेक्ट ले लेते हैं, या फिर ब्रांड खुद अपना ऐसा माहौल बनाता है कि गवर्नमेंट को उधर कुछ लाना पड़े। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, बहुत टाइम ऐसे भी होता है। जैसे अगर आप देखोगे तो मैं वापस सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, हीरानंदानी का ही पकड़ लो। वो तो जंगल था, हीरानंदानी ने प्रोजेक्ट बनाया, उसके बाद गवर्नमेंट को लगा भाई कुछ और बन सकते हैं उधर। आज देखो हीरानंदानी सबसे वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट प्रॉपर्टी इन मुंबई मार्केट है। बिल्कुल। तो टाटा भी जब लाया तो उनको पता था मैं भी लोकल ट्रेन आ रहा है जो भी है, बट अगर पालघर बोईसर ईस्ट देखोगे इट वाज रियली आउटस्कर्ट। किसी ने एजम्पशन नहीं किया रहेगा कि वेस्ट से पहले ईस्ट डेवलप हो जाएगा। बिल्कुल। और आज अगर वो हब देखेगा, दैट इज वन ऑफ द फेमस हब। अगर किसी को बोईसर में मिलना भी है तो दे विल से कम टू टाटा हाउसिंग और कम टू रिलायंस मार्ट और कम टू डी मार्ट। ये मीटिंग पॉइंट हो गया है। तो कोई भी ब्रांड खुद मार्केट बना सकता है, उसको किसी की हेल्प नहीं चाहिए। बट हाँ, गवर्नमेंट भी ये देखता है कि कौन सा ब्रांड क्या अवेलेबल है। आज के तारीख में आप देख लो, जहाँ डीमार्ट है उधर प्रॉपर्टी वैल्यू राइज हो जाता है। अब प्रॉपर्टी रहे या नहीं रहे, डीमार्ट अपना प्रॉपर्टी लेके डीमार्ट बना देता है, उसके सराउंडिंग बिल्डर्स प्रोजेक्ट बनाते कि भाई मेरे बाजू में डीमार्ट है। तो डीमार्ट ने कोई एजम्पशन नहीं किया था कि इधर बिल्डर आने वाला है। हाँ। तो कोई भी ब्रांड अगर आप देखोगे कहीं भी जाएगा तो उधर वो खुद अपना माहौल बनाता है जहाँ डेवलपमेंट अपने आप आ जाता है। उस चीज़ों में वो लोग क्या क्या ध्यान रखते हैं विकास सर, बनाने में, कंस्ट्रक्शंस में क्या क्या ध्यान रखा जाता है? पहली बात तो ये लोग रिसर्च कर लेते हैं। पहली बात, एक प्रॉपर्टी सही जगह पे लाना ज़रूरी है। आजू बाजू में क्या है, अगर कुछ नहीं है तो नेचर है, नेचर नहीं है तो दूसरा चीज़ क्या है वो आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन दे लॉन्च। सो यहाँ के डेवलपर्स को आप क्या मैसेज देंगे? हमारे पालघर, आप पालघर में बैठे, राजेश सर आप टाटा में आपने बहुत टाइम तक रहे हैं, आज बीबीएससी ब्रांड में हैं। 11 ईयर्स से टाटा में। ओके। ठीक है, बीबीएचसी में पिछले 3 साल से हूँ। जी। तो दोनों ब्रांड अगर आप देखोगे तो बेसिकली क्वालिटी आप देख लो, सर्विस देख लो, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लोकल डेवलपर्स को या छोटे जो डेवलपर्स है जिनका विजन बहुत हाई है मार्केट में, जिनको कुछ बड़ा करना है, अपना ब्रांड क्रिएट करना है, उनको ऑलरेडी जो ब्रांड डेवलपर्स है उनसे क्या सीखना चाहिए, क्या ध्यान में रखना चाहिए जो उनके लिए यूजफुल होगा? एक होता है कि मैंने प्रैक्टिकल किया, सीखा, गिरे, फिर खड़े हो, और एक होता है कि पहले से ऑलरेडी कोई उसको फॉलो कर रहा है, तो फॉलो करने में ज़्यादा भला होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो आप प्लीज़ को सजेस्ट कीजिए। देखो, बेसिकली मैं बीइंग अ सेल्स पर्सन बिल्डर को सजेस्ट नहीं कर सकता है, बट फिर भी मेरा एक रिक्वेस्ट है कि पेशेंस लीजिए और क्वालिटी डिलीवर कर लीजिए। आप प्रॉफिट पे बाद में ध्यान दे सकते हैं, बिकॉज एक बार आप ब्रांड स्टेटस बना लिया तो आपको प्रॉफिट अपने आप मिलेगा। विकास सर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी, गो स्टेप बाय स्टेप, रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सही है सर, ये बात तो मैं भी एग्री करती हूँ, क्योंकि डेवलपर की तरह स्नेहंश प्रॉपर्टी भी एक खुद को ब्रांड क्रिएट कर रहा है, एंड इसमें हम सच में स्टार्टिंग में प्रॉफिट नहीं देख रहे हैं। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम किस तरीके से लोग को सर्व कर पाए, उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको ईजी कर दे डिसीजन लेने में। और ये आई थिंक ये पॉडकास्ट वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट होगा जिसमें लोगों को डिसीजन लेने में अच्छा होगा। और मेरे हिसाब से मेरे को लगता है जैसा टाटा बोईसर में ग्रो हो गया वैसे मेरे सामने स्नेहांश भी ग्रो हो गया, इट्स बिकम अ बिग ब्रांड नाउ। तो अभी पालघर में मेरे हिसाब से स्नेहांश बहुत फेमस है जितना टाटा फेमस है। एंड बेसिकली आप लोग ये चीज़ अच्छी कर रहे हैं कि लोगों को अवेयरनेस
ये बहुत ज़रूरी है। आज तक अभी तक ये मार्केट में किसी ने ये अवेयरनेस किसी ने भी नहीं किया है। एंड विश यू गुड लक फॉर दिस। थैंक यू सर। और हमारा भी ऐसा है सर कि कमाने के लिए तो हर कोई बैठा है, हर कोई कमाता ही है, लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। Right. जिस जगह से हमें पैसे आ रहे हैं उनको तो पहले ध्यान रखना चाहिए, और अपना बाद में अगर सोचेंगे, पहले ध्यान रखेंगे तो आई थिंक ग्रो तो होना ही है। Yes, yes. और उस पर हम लगे हुए हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज के ज़माने में घर लेना एक बड़ा डिसीजन है, लेकिन सवाल ये है, क्या आपको रहने के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए स्टैंड अलोन बिल्डिंग लेना चाहिए या टाउनशिप प्रोजेक्ट चूज करना चाहिए लोगों को? इसमें से सही डिसीजन अक्सर कौन सा रहता है लोगों का? दिस इज स्पेशली फॉर रेसिडेंस मार्केट आई एम टेलिंग। देखो, इसमें मैं सही गलत नहीं बोलूंगा, बिकॉज क्या होता है, स्टैंड अलोन जो बिल्डिंग्स है उसका प्राइस थोड़ा कम होता है टाउनशिप से। सो इट ऑल डिपेंड अपॉन बजट। आप जेन्युइन बिल्डर, कभी कभी क्या होता है लैंड का अवेलेबिलिटी कम होने से कभी कभी अच्छे बिल्डर भी स्टैंड अलोन बिल्डिंग बनाते हैं। तो मेरा एक ही सजेशन है कि आप ब्रांड देखो, बजट के हिसाब से आप जाओ। अगर आपके पास टाउनशिप प्रोजेक्ट का बजट है तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर अ टाउनशिप प्रोजेक्ट। लेकिन अगर बजट नहीं है देन गोइंग विद अ लोकल ब्रांड, जो ब्रांड नहीं है उसके टाउनशिप प्रोजेक्ट में जाने से अच्छा आप स्टैंड अलोन बिल्डिंग में जाओ जो कोई अच्छा ब्रांड बना रहा है। तो वो ये है कि आप इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द बजट, आई फील इट। चलिए इसे आसान करते हैं। हमारे पास इस समय जो बायर्स आ रहे हैं, हालांकि अभी जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डिसाइड हुए हैं और जिनके ऑनगोइंग बहुत सारे काम चल भी रहे हैं हमारे आंखों के सामने, तो इन्वेस्टर बहुत ही तेज़ी से मूव ऑन हो रहे हैं, यहाँ पे इंक्वायरीज जनरेट कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ में एंड यूजर्स भी बहुत आ रहे हैं। बहुत सारे एंड यूजर्स एक सवाल उठाते हैं, हमें क्या करना है एम्यूनिटीज़ से, हमें क्या करना है क्लब हाउस से, क्योंकि बहुत लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक अच्छा घर, एक अच्छी जगह, अच्छा कंस्ट्रक्शन। लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि जैसे बजट की बात होती है हमेशा, तो हर किसी का अपना एक बजट होता है। उस बजट में कम पैसे में कोई अच्छा दे ही कैसे पाएगा, क्योंकि जो जिस हिसाब से मार्केट ग्रो हो रहा है तो महंगाई भी बढ़ती जा रही है। डेवलपर को भी कम रेट में अच्छा चीज़ डिलीवर करना बहुत ही चैलेंजिंग आ जाता है, या तो फिर वो अपने जेब से कभी कभी लोग लगा देते हैं। तो उस सिनेरियो में कस्टमर को क्या ध्यान में रखना चाहिए? क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में जब नई बिल्डिंग बनती है ना, चाहे वो स्टैंड अलोन हो चाहे टाउनशिप हो, बहुत अच्छी दिखती है बिकॉज वो फर्स्ट है, नया पेंट है, नया सब कुछ है। लेकिन एक्चुअली बिल्डिंग की क्वालिटी वाइज तो बाद ही में पता चलती है। तो इसमें बायर्स को क्या ध्यान रखना चाहिए? देखो, इसमें एक ही चीज है, बायर को ध्यान ये रखना है कि आप कौन से ब्रांड पे जा रहे हो। दूसरा क्या होता है, बहुत टाइम मैंने देखा है कि जब मैं कस्टमर्स अटेंड करता है, मोस्ट ऑफ देम देखते हैं कि मुझे स्टेशन के पास चाहिए। अब वो स्टेशन के पास उसको चाहिए बिकॉज उसको काम पे जाना है। बिल्कुल। बट आप ये सोचो कि आप बॉम्बे में स्पेशली ये होता है कि आप काम पे गए और घर पे अगर आप फोन करते हो बेटे को या बच्चे को जो भी है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम या तो वो टीवी देख रहा है या तो मोबाइल पे गेम खेल रहा है, क्योंकि उसके पास कोई एम्यूनिटीज है ही नहीं उधर। अगर आप स्टेशन के बाजू में लेंगे तो मुझे नहीं लगता है पालघर बोईसर में कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जो स्टेशन के पास है और सारा एम्यूनिटीज दे रहा है। तो आपको थोड़ा एक्सटेंड करना है स्टेशन से, कि जब आप फोन करें बेटे को तो बेटा बोले पापा मैं स्विमिंग जा रहा हूँ या बैडमिंटन खेलने जा रहा हूँ, देन सेइंग दैट के मोबाइल पे गेम खेल रहा हूँ या टीवी देख रहा हूँ। तो मैं एक ही कस्टमर से सजेशन है कि आप थोड़ा आउटस्कर्ट जाइए जहाँ फैमिली को कंफर्ट लगे। भले आपको 15 मिनट ज्यादा लगे ऑफिस पहुंचने में, बट आपका फैमिली पूरा अच्छा एम्यूनिटीज एंजॉय करे और वो सेफ फील करे। तो ये आपको देखना है जब भी आप कुछ बाय करते हो। विकास सर, आपको? अगेन सेम थिंग, इसमें जैसे राजेश सर ने बोला, यस फैमिली इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ यानी कि सिंपल है कि आज मेरे फैमिली का सेफ्टी मैं देखता हूँ, तो सेफ्टी के इस कंसर्न्स में बहुत सारी चीज़ें आती है। आज मुंबई में जगह नहीं बची है कहीं पे ग्राउंड्स या ये चीज़, जो चीज़ इधर मिल रहा है तो यू ग्रैब इट। अपॉर्चुनिटी है आपको, बजट में आपको टाउनशिप वाला फील, तो ये बहुत मैटर्स करता है। बट ऑफ कोर्स जब अगर आप टाउनशिप क्रिएट भी करो, थोड़ा सा आपको स्टेशन से दूर तो जाना ही पड़ेगा। स्टेशन के पास ऑलरेडी हमेशा कहीं भी उस जगह कंजेस्टेड ही होती है। लैंड कंस्ट्रेंट होता है, सेकंड थिंग लैंड सस्ता नहीं मिलता है, तो और सस्ता मैंने नहीं मिला तो मैं उतना ओपन स्पेस नहीं दे पाता, नहीं दे पाते, वो चैलेंज हो जाता है। बिल्कुल। अभी तो हमने बात की
मार्केट को लेकर, इन्वेस्टर्स को लेकर और एंड यूजर्स के बारे में कुछ व्हाट डू यू थिंक कि 2-5 साल के अंदर पालघर आप वसई विरार समझोगे, बीकेसी, सबक मुंबई या नवी मुंबई, कैसे देख रहे हैं? जैसे आई एम थिंकिंग पालघर वुड बी नवी मुंबई, क्योंकि इतना इंफ्रा मेरे को नहीं लगता कि चाहे वसई हो या विरार हो या कहीं भी इतना इंफ्रा एक साथ आए, चाहे वो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ले लो, वाधवान ले लो, सब कुछ एक साथ आए, मुझे नहीं लगता है। नवी मुंबई एक में बोल सकते हैं, जैसे अटल सेतु है, एयरपोर्ट है, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है जो वसई में नहीं है। आज पालघर में है बिकॉज ऑफ बिगेस्ट एमआईडीसी ऑफ महाराष्ट्र जो बोईसर में ऑलरेडी है। यस, जहाँ आप देखोगे तो ऑलमोस्ट स्मॉल एंड बिग इंडस्ट्रीज मिला के अराउंड 1500 इंडस्ट्रीज है, बिल्कुल। जिसमें आपका जिंदाल आ गया, विराज है, कैमलिन है, रेमंड्स है, ये सारे कंपनीज ऑलरेडी बोईसर में अवेलेबल है। तो फर्स्ट थिंग आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है, सेकेंड आपका इंफ्रा रेडी हो रहा है, तीसरा आपको ऑलमोस्ट अगर आप देखो 50-60% अभी भी फॉरेस्ट लैंड है। दैट मीन्स वो ग्रीनरी हमेशा मेंटेन रहेगा आगे जाके भी। ये तीनों कॉम्बिनेशन मुझे नहीं लगता कोई लोकेशन में आज की तारीख में है, नहीं है। तो आई थिंक नेक्स्ट नवी मुंबई और यू कैन से मुंबई 40, they say 4.0 yes, would be Palghar, and it is becoming, I am 100% sure कि Palghar would be next Mumbai 4.0। विकास सर आपको? डेफिनेटली नवी मुंबई सही। मेरे हिसाब से तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आगे की सोच रहा हूँ नवी मुंबई से बेटर होगा। हाँ। क्योंकि उधर सेग्रीगेशन करके जैसे सिडको ने नवी मुंबई बनाया है, हाँ। उससे काफी अच्छी जगह पालघर, बोईसर एंड ये लोकेशन पे। और आई थिंक सिडको भी यहाँ पे यस ऑलरेडी दे आर इन्वॉल्व। और उस हिसाब से अगर देखेंगे तो लैंड पार्सल्स पालघर का बहुत है। यानी कि इफ यू सी ज्योग्राफिकली मुंबई कहीं पर भी आप देखो, नवी मुंबई बोलिए, सेंट्रल साइड बोलिए या टिल वसई विरार, नोबडी इज हैविंग सच काइंड ऑफ लैंड पार्सल्स। और अभी डेवलप करेंगे तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट काफी अच्छा ही आएगा। सर बहुत ही इनसाइट्स नॉलेज मिल रही है। आई थिंक कसम से मैंने जो ये पॉडकास्ट का थीम रखा था ना, तो वो इस पे फुलफिल होगा। डिसीजंस लोगों के फास्ट नहीं, वो एक्चुअली क्या है, स्नेहान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं सर। नॉर्मल पब्लिक के लिए, तो काफ़ी नॉलेज मिल रहा है उनको। तो मेरे हिसाब से जो भी ब्रॉडकास्ट आप करेंगे नॉलेजेबल ही होगा, विच विल हेल्प दी कॉमन बायर्स। सर पर मैं ना इसमें एक थोड़ा सा आपको सवाल पूछना चाहती हूँ। ये तो बात किया हमने ब्रांड्स की, डेवलपर्स की। रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा मेजर कड़ी है चैनल पार्टनर्स, उसमें से हम भी एक हैं। यस। एंड अगर मैं मुंबई की बात करूँ, बैंगलोर की, ये सब ऑलरेडी डेवलप सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे प्रोफेशनल चैनल पार्टनर्स भी हैं, एक अच्छी तरीके से ऑफिस सिस्टम लेके, रेरा नंबर लेके काम कर रहे हैं। बट अभी भी पालघर में ये कहीं ना कहीं मिसिंग है। बहुत कम, आई थिंक उंगलियों पे आप उनके नाम गिन सकते हैं जो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से अपने काम को चला रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, जिस हिसाब से सारी चीज़ हो रही है, उस हिसाब से आप चैनल पार्टनर को क्या मैसेज देना चाहेंगे? और अभी के सिनेरियो में आपने कैसे चैनल्स पार्टनर्स को देखा है, उसको जैसे आपने मुंबई टाटा में भी काम किया है, मुंबई के भी प्रोजेक्ट्स को आपने हैंडल किया है, वहाँ के चैनल पार्टनर्स में, यहाँ के चैनल पार्टनर्स में क्या डिफरेंस है? और स्पेशली मैं ये मैसेज आपसे चाहती हूँ यहाँ के चैनल पार्टनर्स में कि वो भी अपने आप को कैसे ग्रो करे रियल एस्टेट में। देखो, चैनल पार्टनर का मैं एक ही चीज बोलूंगा आपको कि बेसिकली हर किसी को जो दूसरा साइड का ग्रास होता है वो हरा लगता है। हाँ। ठीक है। तो अब क्या है, चैनल पार्टनर जो पालघर में है चाहे बॉम्बे में है, उनका एक लाइफस्टाइल है, बिकॉज उन्होंने उतना मेहनत किया हुआ है। अब वो लाइफस्टाइल देख के कोई भी बंदा सोचता है मैं चैनल पार्टनर बनूंगा, और वो कस्टमर को वो सर्विस नहीं दे पाता है। चैनल पार्टनर अगर आप देखोगे, मार्केटिंग से ज्यादा वो आज भी रेफरल लॉयल्टी पे चल रहा है। बिल्कुल। जो चैनल पार्टनर के रेफरल ज्यादा है वो आज भी मार्केट में सरवाइव कर रहे हैं। डिजिटल तो हर कोई कर रहा है। अगर आप देखोगे, अगर मैं आज प्रॉपर्टी इंक्वायरी कर रहा है तो कम से कम 50 चैनल पार्टनर के पास मेरा नंबर चला जाता है जी। ठीक है। अब आपने खर्चा किया है, 50 लोगों को सेम नंबर मिल रहा है, अब मैं किसके पास जाऊँ, मेरा ऑप्शन है। आप ये नहीं बोल सकते मैंने आपको पहला कॉल किया। बराबर। बट अगर आप अच्छा सर्विस देंगे कस्टमर को, उनका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उनको प्रॉपर्टी दिलाएंगे, तो आप हमेशा वो आपको याद करेंगे। दूसरा है कि वो आपको रेफर करेंगे बहुत जन को। और चैनल पार्टनर एक ऐसा होता है ना कि आप बोल सकते हैं कि चैनल पार्टनर को कोई भी आदमी कभी लाइफ में नहीं भूलेगा, बिकॉज उसने उसको घर लेने में मदद की है।
और बहुत लोग ऐसे हैं कि लाइफ में कभी एक घर ले नहीं पाते, बहुत लोग हैं जो एक घर लेते हैं, उसमें भी अगर कोई आपको हेल्प कर रहा है तो वो बंदे को कभी नहीं भूलेगा। तो मैं इतना बोलूंगा कि जो भी चैनल पार्टनर आज अच्छा कर रहा है वो कहीं ना कहीं तो बहुत मेहनत करके ऊपर आया, इजी कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो कोई भी अगर चैनल पार्टनर बनना चाहता है या है तो मैं बोलूंगा कि मेहनत करो देन गोइंग फॉर अ शॉर्टकट, क्योंकि आप मार्केटिंग से खाली चैनल पार्टनर नहीं चला सकते, आपको रेफरल चाहिए ही चाहिए, और रेफरल आपको मिलेगा जब आप अच्छा सर्विस दो। मेन सर्विस है। मेरा चैनल पार्टनर्स के लिए एक ही सजेशन रहेगा कि जो भी आप प्रोजेक्ट को हाईलाइट करें एक प्रॉपर वे में हाईलाइट कीजिए। सिर्फ देने के लिए या चिपकाने के लिए वो चीज़ मत कीजिएगा, इससे लॉन्ग टर्म रन के लिए आपके फ़ायदे का कुछ भी नहीं होगा। तो इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी हमारे काम के प्रोसेस को। स्नेहज प्रॉपर्टीज़ किस हिसाब से काम करते हैं इस मार्केट में। जैसे आपने बोला कि सिर्फ चिपकाइए मत, सिर्फ दीजिए मत, देने के लिए काम कीजिए। तो सर उसके लिए चैनल पार्टनर को अपने घर से निकल कर, ऑफिस से निकल के बाहर सर्वे करना पड़ेगा कि आज के मार्केट में अच्छे प्रोजेक्ट्स कौन से हैं। अच्छा, अच्छे प्रोजेक्ट्स मतलब अच्छा भी अब डिफाइंड होता है कि आपका नॉलेज कितनी है उसके ऊपर अच्छा, क्योंकि देखने के हिसाब से तो सारे अच्छे हैं, लेकिन मेन होता है कि जब हम बाहर अपने दुकान से निकलते हैं, मैं दुकान वर्ड यूज करके, क्योंकि हर एक का छोटा सा शॉप है, रहता है। ऑफिसेज है, इवन कई लोग ऐसे यहाँ मिलेंगे जिनके ऑफिस और शॉप्स नहीं है, चल के वो नहीं बाय चलते फिरते कर रहे हैं। तो पहले तो ये व्यूअर्स के लिए भी रहेगा कि जिनका खुद का ठिकाना नहीं है तो थोड़ा उनसे ट्रांजेक्शन आप ना ही कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, राइट। क्योंकि आप ढूंढोगे कहाँ जाके उनको। अब आते हैं जिनके ऑफिसेज हैं, तो उनको भी ये करना चाहिए कि एक छोटे से सीमित जगह से निकल कर एटलीस्ट आप सर्वे करिए, काम किसके साथ करना है, नहीं करना है, किससे जुड़ना है, नहीं जुड़ना है, वो तो अपनी कैपेसिटी के ऊपर होता है। बायर्स हैं और चैनल पार्टनर का सिर्फ गोल ये है कि ये प्रॉपर्टी बिक जाए, मुझे पैसे आ जाए, मेरे यहाँ पे जो कमीशंस है। लेकिन अगेन वही बायर्स आपको बोलता है कि इसको रीसेल करिए, तो हम नहीं कर सकते या आप नहीं कर सकते, फिर फोन उठाना बंद हो जाता है। इट्स अ पार्ट ऑफ एक्चुअली सर्विस। और चैनल पार्टनर का सबसे बड़ा रोल होता है बायर्स के कंफ्यूजन को दूर करके करेक्ट, सही डिसीजन लेने में हेल्प करना। यू आर एब्सोल्युटली राइट ऑन दिस पार्ट कि जहाँ कस्टमर आपको फोन कर रहा है रीसेल के लिए, यू हैव टू गिव हिम अ क्लियर पिक्चर कि आज अभी आपने इन्वेस्ट किया है, अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रिटर्न्स वो आ रहा है तो बेचिए, या तो सजेशन है एज पर मार्केट कंडीशंस मत बेचिए, पर्टिकुलर टाइम के बाद बेचिए। तो कस्टमर आपका कहीं नहीं गया, आपको यानी कि बार बार पीछे पीछे फोन करके करके हैरान नहीं करेगा। बिल्कुल। सो यू हैव टू गिव हिम अ क्लियर पिक्चर फॉर द सेम। एंड सच बोल रहे हो सर, मैं हम ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं इस मार्केट में। अभी रिसेंटली मैं एक छोटा सा एग्जांपल से शेयर कर रही हूँ। परसों के दिन मुझे कॉल आया था एंड ही इज फ्रॉम महिंद्रा, टाटा 2 के सामने जो महिंद्रा है बोईसर में, वहाँ से पेटे गाँव में। एंड वन क्लाइंट ऑल्सो कॉल मी बिफोर 5 days अगो फ्रॉम टाटा 2, he has a 1.5 BHK. He asked me that he want to sell his flat. तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या रेट वहाँ चल रहा है। तो मेरा सवाल था, सर आप बेचना क्यों चाहते हैं। He told me कि मतलब हमें बेचना है, हम सोच रहे निकाल दें। तो जब मैंने उनको बताया इस मार्केट के बारे में कि सर देखिए अभी यहाँ पे ऐसा है, लेकिन आप 1-1.5 साल 2 साल अगर रुकते हैं तो ऑफकोर्स लोकल चालू हो जाएगी, कनेक्टिविटी ऐसे आपका और ईजी हो जाएगा, आपने पैसे लगाए हैं तो क्यों लगाए। सो ही ऑल्सो टोल्ड मी, ये आपको मालूम है कि मैंने 4 लोगों को कॉल किया था, 4 ब्रोकर्स ने, या उन्होंने ब्रोकर्स वर्ड यूज किया इसलिए मैं ब्रोकर्स वर्ड यूज कर रही हूँ, चैनल पार्टनर्स ने उनको ये रिप्लाई किया कि आपने गलत प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया है, फटाफट बेच के निकल जाओ। अगर भाव 25 का चल रहा है तो 20 में देते हैं तो मैं कस्टमर लगाता हूँ, 15 में देते हैं तो कस्टमर लगाता हूँ। एंड ऐसे स्टेटमेंट से कस्टमर भी और डर जाता है कि सच में क्या मेरा इन्वेस्टमेंट गलत हो गया है, तो जो मिल रहा है वो भी ना मिले तो हम बेच देते हैं। बट वी सजेस्ट कि रियल स्टेट, हम लोग हमेशा अपने इन्वेस्टर्स को बोलते हैं, हमें कोई कॉल भी आता है तो हम बोलते हैं कि अगर आप रियल स्टेट में आ रहे हो ना तो 2-3 साल के लिए आओ ही मत, एटलीस्ट वेट फॉर 7-8 years, तो आपको कुछ अच्छा रिटर्न्स देखने को मिलेगा। आप अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करिए, अगर होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है, कोई मजबूरी है कि निकालना ही है, देन वी कैन टेल देम, वो तो इंडिविजुअल डिसीजन है। पर एज अ इन्वेस्टर्स को हम यही बोलते हैं कि 7 to 8 years मिनिमम, फिर तो क्या है मैक्सिमम, तो आप जितना उसको होल्ड करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। सो चैनल पार्टनर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और सही तरीके से काम, एक्चुअली गाइड है कस्टमर का, गाइड है कस्टमर का। बिल्कुल, यू शुड बी गाइड, नॉट अ सेल्स पर्सन टू कस्टमर, बिकॉज वो आपके चॉइस पे, आपके डिसीजन पे अपना सपना का घर लेता है। बिल्कुल। तो बेसिकली आपको गाइड बन के रहना है उनका, नॉट अ सेल्स पर्सन। सो सर मेरा ये
आखिरी क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि बहुत ही अच्छा डिस्कशन चला है और लोगों को इसमें बहुत कुछ हेल्पफुल मिलेगा. सो आखिरी क्वेश्चन ये है कि आपके हिसाब से अभी भी मुंबई के बायर्स में और पालघर बोईसर के लोकल्स बायर के सोच में क्या डिफरेंस है? देखो, मैं बोईसर पालघर या मुंबई का कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट मे बी 13-14 साल पहले का बायर्स में और अभी के बायर्स में थोड़ा डिफरेंशिएट मैंने देखा है, जो काफी अच्छा है. अगर आप देखोगे तो 10-15 साल पहले जो बायर्स थे, दे वर 40+, मीन्स 40+ के बाद वो अपना घर सोचते थे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रहना है या रहने के लिए. ओके. बट आज का जो जनरेशन देख रहा हूँ मैं, कि 20 साल का लड़का भी आके प्रॉपर्टी देख रहा है. बिल्कुल. वो इन्वेस्ट करना चाहता है बिकॉज उसको लग रहा है कि मेरे को आगे जाके मेरे को एक घर खुद का चाहिए. पहले क्या होता था, माँ बाप का घर है, पब्लिक चलता था, चलो मेरा मम्मी डैडी का घर है, मेरे को इधर ही रहना है. बट आज का यंग जनरेशन मैंने देखा है कि बहुत लोग घर रहने के, मम्मी डैडी का घर है पर उसको भी ऐसा लगता है मेरा खुद का घर है, कि मेरा जो सैलरी आ रहा है उसमें से कहीं ना कहीं तो मैं ईएमआई में कुछ इन्वेस्ट करूँ. तो अभी का जो जनरेशन है वो इन्वेस्टमेंट में काफी बिलीव कर रहा है, और इसके वजह से रियल एस्टेट मार्केट भी बूम हो रहा है बिकॉज बहुत सारे बायर्स आ रहे हैं. हाँ, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो रहा है कि जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है. हाँ, खत्म नहीं हो रहा है. बेसिकली पब्लिक को प्राइवेसी चाहिए. जी. अभी भी माँ बाप से पब्लिक अटैच है. आई एम नॉट टेलिंग कि अलग हो रहे हैं. जॉइंट फैमिली में रहने के लिए थोड़ा प्राइवेसी के लिए लोग थोड़ा. दूसरा, मुंबई बिकमिंग करोड़ प्रॉपर्टी थिंग, तो कहीं ना कहीं तो आउटस्कर्ट जाना चाहता है जहाँ ग्रीनरी हो, सब कुछ हो. तो अब पब्लिक एमिनिटीज देख रही है, ग्रीनरी देख रही है, देन सीइंग द क्लोजनेस ऑफ द ऑफिस. और आपको क्या लगता है कोविड के बाद यहाँ पे इम्पैक्ट आया? कोविड के बाद एक्चुअली हर पब्लिक को रियलाइज हुआ, स्पेशली मुंबई कर्स, कि मेरे को एक सेकंड होम होना चाहिए था. तो एटलीस्ट मैं फ्रीली घूम सकता था. मुंबई में अगर आप देखोगे तो मैं लिफ्ट में भी नहीं जा पाता था. बिल्कुल. और जो मेरे दोस्त थे या कोई मेरे एक्स कलीग्स है जिनके फार्म हाउस थे, वो जाके बिंदास घूम के मुझे वीडियो भेजते थे. बट मुंबई में हम वो फैसिलिटी नहीं कर पाते थे. कोविड के बाद ये रियलाइज हुआ हर आदमी को कि मेरा एक सेकंड होम होना चाहिए. वो एक है. दूसरा, आप देखोगे बहुत सारे बैंक्स के फ्रॉड्स हुए हैं, तो उसके बाद पब्लिक बैंक में पैसा रखना बंद कर दिया. वो सोचते हैं एटलीस्ट मेरा एसेट सामने है मेरे, कभी जरूरत पड़ा मैं बेच पाऊँ. देन बैंक में मैं पैसा निकाल भी नहीं पाऊँ. बहुत सारे बैंक ऐसे हो गए थे कि मैं मेरा खुद का पैसा नहीं निकाल पा रहा हूँ. बिल्कुल. तो ये 2-3 चीजों के वजह से प्रॉपर्टी में आजकल पब्लिक बहुत इन्वेस्ट करने लगे. और प्रॉपर्टी में आप कहीं भी इन्वेस्ट करो, इफ इट इज गुड इन्वेस्टमेंट, कभी नुकसान नहीं देगा. सो वेरी मच थैंक यू आप लोगों का हमारे चैनल पे आने के लिए. थैंक यू टू यू ऑल्सो कि आप लोग ने जो अवेयरनेस क्रिएट करने का एक कोशिश किया है. मैं विश करूँगा कि ये बहुत आगे बढ़े और ऐसे ही कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स आप आगे फ्यूचर में लेके आए. सर हमारा तो यही है कि हम कंटिन्यू करें. नहीं, जैसा अगर रियल एस्टेट में देखोगे, जैसा आपने वीपीएचसी महिंद्रा टाटा नाम बताया, जिन्होंने रियल एस्टेट को एक अलग मुकाम पे पहुंचाया, कि पब्लिक को जीना सिखाया कि एक लाइफस्टाइल आप जी सकते हो. तो आई थिंक चैनल पार्टनर फर्म में भी आप एक दिखा रहे हो पब्लिक को कि आप ऐसे भी कस्टमर को ब्रीफ कर सकते हो, देन डूइंग डिजिटल मार्केटिंग या कुछ करके, बिकॉज आप उसको नॉलेज देके भी आप कस्टमर को बुला सकते हो अपने पास. थैंक यू. कंपलसरी नहीं है कि आपको लीड जनरेट करके कॉलिंग ही करना है, सर विजिट करो. मेरे हिसाब से आपका जो भी वीडियोस है मैंने देखा है, आप नॉलेज देते हो और कस्टमर सामने से बोलते हैं भाई मुझे इनके साथ ही काम करना है, आप बताओ कहाँ प्रॉपर्टी लेना है. तो यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, कीप इट अप. थैंक यू सर. ये सब आप लोगों की वजह से ही पॉसिबल है, क्योंकि आप जैसे लोग जब बैठते हैं और बात करते हैं, और पालघर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे काफ़ी लोग हैं, विजनरी लोग हैं, और हमारा स्नेहंश का यही मोटिव है कि ऐसे हर लोग हमारे चैनल्स पे आए और लोगों तक, व्यूअर्स तक अपनी बात पहुंचाए. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट. सो आई होप ये पूरा एपिसोड आपके लिए बहुत ही वर्थफुल रहेगा और आप इससे बहुत कुछ काम का निकाल पाएंगे. अगर आप भी अपने लिए कोई भी अच्छी प्रॉपर्टी, सेफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो स्नेहंश प्रॉपर्टीज आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, क्योंकि हमारा काम ही है आपके कंफ्यूजन को क्लैरिटी में कन्वर्ट करना. सो ये पॉडकास्ट अगर आपको पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसको जाके शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंचाइए.
और जो लोग ऑलरेडी हमें इतना सारा प्यार दे रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, हमें कॉल कर रहे हैं और हमारे एंड यूज कस्टमर बन रहे हैं, सो उनको मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आपने हम पे भरोसा किया, इसलिए हम ये हमेशा कर पाते हैं। मैं हूँ स्नेहा अंतरिक्ष पांडे और मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में नए विजन के साथ। धन्यवाद। राधे राधे।